नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी। यू आर वॉचिंग आज़ाद क्लासेस और हम आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर लेके क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिमांड। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा डिमांड चैप्टर। जब तक तुम कॉपी उठाओगे तब तक मैं वापस आता हूं चैप्टर के साथ। ऑलराइट गाइस, तो अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया था, द इंट्रोडक्शन पार्ट विच एंड द सेकंड चैप्टर दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोनों के दोनों चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा जरूर। सो हियर वी गो विद द चैप्टर नंबर 3। एक बहुत ही बेसिक सा टर्म होता है बेटा डिमांड, और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है या मैं तुमसे यूं कहूं कि अगर कंज्यूमर की बात आती है तो डिमांड वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी there are two words, one is demand and another one is supply. डिमांड हमेशा कंज्यूमर के परसेप्शन से होती है, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब गरीब आदमी, भिखारी आदमी। जी सही कह रहा हूं, मेरे तुम्हारे जैसे लोग ही कंज्यूमर होते हैं कि कुछ देखा नहीं बाजार में तब तक मन कर दिया खाने का, तो वही कंज्यूमर होता है। मन करने का मतलब कि वी आर डिमांडिंग द गुड्स एट एनी कॉस्ट। अच्छा यार, दूसरे परसेप्शन से अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। एक्चुअली है क्या कि अभी जैसे यार लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है प्रोडक्शन सेक्टर को कि आप प्रोडक्शन करिए, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे एंड फाइनली दे विल सप्लाई दोज गुड्स इनटू द मार्केट। तो हम यहाँ कंज्यूमर के परसेप्शन से चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलो यार, तो यहां तक तो तुम्हें कुछ कहानी समझ में आ रही होगी कि डिमांड, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वो कंज्यूमर के परसेप्शन से होती है। जो भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डिमांड करते हैं, मार्कर डिमांड की होगी, शर्ट पहने डिमांड की होगी, जो भी दिन रात तुम लॉकडाउन में अंदर लिए जा रहे हो अपने पेट के, तुम डिमांड ही कर रहे हो। वी ऑल आर डिमांडिंग। डेफिनेशन पे अगर मैं बात करूं, अ सिंपल डेफिनेशन हैज बीन रिटन बाय मी, दैट इज डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड of goods and services which a consumer is willing to purchase at a given price during a particular period of time. 4 elements are important in the definition of demand. देखो भैया, पहला, demand is the quantity demand which a consumer is willing to purchase. Third is at a particular price and fourth is during a given period of time. मतलब अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो इन्हीं चारों चीजों का आप सम करके बताओगे कि डिमांड कभी भी किसी क्वांटिटी का ही डिमांड किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर तुम जाते हो एलईडी टीवी परचेस करने, तो एलईडी टीवी अब तुम क्वांटिटी डिमांड में ही परचेस करोगे। ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी दुकान तुम एक ही दिन खरीद के ले आओगे, नो। एंड इफ यू आर गोइंग टू बाय सम एप्पल्स फ्रॉम शॉपकीपर, ठीक है, एप्पल सेलर, तो ओनली यू आर गोइंग टू परचेज सम केजी ऑफ एप्पल्स, 1 kg 2 kg, और जितना तुम्हारी कैपेसिटी है या जितना तुम्हारा बजट अलाउ करता है, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी शॉप लेके आओगे, तो क्वांटिटी में ही डिमांड होती है। सेकंड इज अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। नाउ विलिंग का मतलब यहां इच्छा से है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी गुड्स को परचेस करने के लिए, तभी वो डिमांड मानी जाएगी। क्योंकि यार अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम उस गुड्स को नहीं परचेस करोगे, और जब तक स्वयं इच्छा नहीं आती है तब तक आप किसी गुड्स की डिमांड नहीं करते हैं। थर्ड इज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यस, नाउ प्राइस यहां पे होना चाहिए बिकॉज डिमांड हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस। मतलब डिमांड और प्राइस में सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो इनवर्स रिलेशन है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एंड फोर्थ इज एट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब भैया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही डिमांड की जाती है। हाँ, मेरी इच्छा है ऑडी कार लेने की, लेकिन अब मैं क्या 80 साल बाद ऑडी कार की डिमांड थोड़ी ना करूंगा, वो डिमांड नहीं कह सकते हैं उसे। तो चारों चीजें हुई, क्वांटिटी में डिमांड करेंगे। सेकंड, अ कंज्यूमर शुड हैव विलिंगनेस टू परचेज। तीसरी चीज कि कुछ ना कुछ प्राइस होनी चाहिए जो उस डिमांड को आइडेंटिफाई करेगा, और चौथी चीज कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही आप डिमांड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट and I have discussed earlier right now also that demand और price में inverse relationship होता है। समझिए, जैसे सपोज मैंने एलईडी टीवी पे ही एग्जांपल छेड़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सपोज अ प्राइस ऑफ एलईडी टीवी इज 20,000, so you will demand some quantity demand of that particular एलईडी टीवी। तो 20,000 पे मान लो यार तुम एक टेलीविजन की डिमांड कर रहे थे,
ठीक है। नाउ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलईडी टीवी हैज बीन इंक्रीज्ड, और ये 20 से 35,000 रुपया हो गया, तो मे बी यार तुम टीवी को परचेज ना करो, है कि नहीं, तो तुम इसकी कहीं ना कहीं डिमांड डिक्रीज करोगे। नाउ अगर मैं इसके वाइसा वर्सा पे बात करूं कि अगर जो है कि इसी प्राइस जो है कि ये 10,000 तक आ जाता है इसी सेम एलईडी टीवी की, सी क्वालिटी इज नॉट चेंजिंग, क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग, ओनली द प्राइस ऑफ द गुड्स हैज बीन चेंज्ड। तो अगर प्राइस चेंज होता है तो यहां पे सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, टीवी की डिमांड को इंक्रीज करो। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स की प्राइस देखोगे कि वो कम हो रही है, तो उसके साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है। नाउ एज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द ग्राफ, दिस इज नॉन एज एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू प्लॉट हियर क्वांटिटी डिमांड। याद रखिएगा बेटा, कभी भी क्वांटिटी डिमांड ही लिखेंगे, नहीं तो जो 60 साल के बूढ़े एग्जामिनर होते हैं वो आपका नंबर काट देते हैं इरिटेट होके, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी वर्ड की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेफिनेशन में वो क्वांटिटी में ही क्या करेगा, डिमांड करेगा। वाई एक्सिस पे यहाँ हम प्राइस प्लॉट करते हैं। ऑलराइट, नाउ सपोज द प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी इज 100, अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग इट x or 1. Now as the price of that commodity has been increased from 100 to 200, the quantity demand of commodity will be decreased from x to x1. Now another thing, if the price of that same commodity has been decreased from 100 to 50, now as the price falls, the willingness of the consumer will increase. होता है ना यार, इतना डेप्थ में मत जाओ। अगर आप मार्केट में जाते हो, किसी भी कॉमोडिटी का आपको प्राइस कम दिखेगा तो निश्चित सी बात है कि आप अपनी विलिंगनेस को इंक्रीज कर दोगे। तो सेम इज हियर हैपनिंग, एज द प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम x to x2. नाउ दिस विल बी अ डिमांड कर्व विच विल बी ड्रॉन, दैट इज कॉल्ड DD कर्व, एंड DD कर्व विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। भैया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये चीज क्लियर, डेफिनेशन मैंने आपको बताया और प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन बताया जो इनवर्स होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात बताऊं, जैसे यार अभी तुम रिसेंटली अगर टच में होगे तो MS धोनी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एंड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, had declared his retirement। साथ साथ में सुरेश रैना ने भी डिक्लेयर किया। अब मान लो यार कि MS धोनी अपनी 7 नंबर की टी शर्ट क्या कर रही है, मार्केट में वो सेल कर रहे हैं, मतलब वो अपनी जो टी शर्ट है उनकी या अपना जो बैट है वो क्या है, मार्केट में दे रहे हैं। मार्केट में वो क्या कहते हैं उसको, मतलब यू नो ही इज ऑफरिंग द पीपल टू परचेज इट। तो यहाँ पे अब डिमांड कर्व एक्सेप्शन काम करेगा। डिमांड कर्व विल नॉट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। सपोज MS धोनी ने अपने टी शर्ट की प्राइस 1 लाख रुपए लगाई, तो यहाँ 10 लाख रुपए, 10 लाख लोग उसे परचेस करने के लिए तैयार थे। नाउ MS धोनी ने अपने टी शर्ट का प्राइस बढ़ा दिया, मतलब 1 लाख रुपए एक टी शर्ट का ले रहे थे वो, अब इन्होंने 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख लिया उस टी शर्ट का। तो चाहे वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन भैया अगर धोनी जी की टी शर्ट है तो उनके चाहने वाले उसे जरूर परचेस करेंगे, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, 10 लाख से 20 लाख 25 लाख तक भी हो सकता है। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व विल बी मेड एज एन अपवर्ड स्लोपिंग। और भी कुछ एग्जांपल्स है यार, पुरानी पेंटिंग, वन ऑफ द फेमस पेंटर इन हिज टाइम वाज पाब्लो पिकासो, बहुत फेमस पेंटर हुए। अब यार आज के समय में अगर उनकी पेंटिंग जितनी ज़्यादा महंगी होगी उतनी ज़्यादा लोग परचेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, गांधी जी का चश्मा, बात समझ में आ रही है। दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो डिमांड के एक्सेप्शन है। ठीक है यार, आराम से करना है। इंटेंशन ये है कि आज़ाद क्लासेस की ओर से आपको चीज़ें समझ में आए, और अगर यार थोड़ा सा भी हमारा आपको एफर्ट पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज मतलब कर देना है यार, अब क्या बोलना है तुमसे, तुम तो अपने लोग हो। खैर, सो वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व। क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या था, डिमांड को हम क्वांटिटी डिमांड में करते हैं। कोई भी कंज्यूमर के पास विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ही डिमांड होती है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड होगी। प्राइस से डिमांड का रिलेशन इनवर्स होता है। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी तो जनरल सी बात है यार कि कस्टमर उसे कम डिमांड करेगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर प्राइस जो है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर विल डिक्रीज हिज लेवल ऑफ डिमांड। कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपसे डील किए जहां पे डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। नाउ
according to NCERT curriculum, some of the factors are there which affect demand curve. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं हिंदी में जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला कारक है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. तो इस प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी को हमने अभी अभी डील किया है. बस इसमें करना क्या है, आपको यही देखना है कि हाउ प्राइस अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी. तो सिंपल सा लॉजिक है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करते जाता है तो वी आर गोइंग टू डिमांड इट लेस एंड रेस्ट इज वाइसा वर्सा. तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से डिमांड का रिलेशन हमेशा अपोजिट होता है एक्सेप्शंस को छोड़ के. सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में बेटा दो गुड्स आते हैं. वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पे, एक को दूसरे के स्थान पे यूज किया जा सकता है. वेयर वन गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर. एग्जाम्पल दे दो. टी एंड कॉफी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स. वेराज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है कि जो दोनों के दोनों गुड्स टुगेदर किसी कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का, बिना एक दूसरे के यूज किए हुए आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. टी एंड शुगर, ठीक है, टी एंड शुगर भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता. हाँ, अब किसी शुगर वाले के लिए बातें अपवाद सी हैं, नहीं तो चीजें ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या यहाँ पे डिमांड कर्व का रिलेशन होगा, ये जानना जरूरी है. मैं जरा सा डेप्थ में आ जाता हूं. दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस. दिस इज प्राइस ऑफ कॉफी एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड. याद रखिएगा, दिस इज द गलती यू डू इन एग्जाम. क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी, ठीक है. नाउ प्राइस ऑफ कॉफी वाज 100 एंड द कस्टमर वाज डिमांडिंग सपोज 500 यूनिट्स ऑफ टी. नाउ एज द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, कॉफी के प्राइस बढ़ने से होगा क्या भाई, यार कॉफी तो ऐसे ही थोड़ा सा महंगी होती है ना चाय से. अब कॉफी अगर और महंगी हो गई तो वी आर गोइंग टू डिमांड मोर टी, क्योंकि वो इसका सब्स्टिट्यूट है. तो टी की डिमांड यहाँ बढ़ जाएगी. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको इस तरह का अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलेगा. यहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मैं बात करता हूँ तो इसकी उल्टी सिचुएशन यानी अपोजिट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी. द थर्ड फैक्टर इज इनकम ऑफ कंज्यूमर. इन इकोनॉमिक्स इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर से डिमांड का रिलेशन बिल्कुल 100% डायरेक्ट होता है. याद रखिएगा, मतलब सिंपल सा लॉजिक है. इफ अ पर्सन इज अर्निंग 20,000 पर मंथ, ही इज डिमांडिंग एक्स यूनिट ऑफ गुड्स. नाउ इफ अ पर्सन इज अर्निंग 2 लाख रुपये पर मंथ, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना. मतलब यार अगर मान लो कि तुम 20,000 रुपये में एलईडी टीवी पे देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, क्रिकेट मैचेस देख रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ लेकिन तुम्हारी इनकम जो है कि इंक्रीज कर गई. 20,000 में एक जीरो लग गया, 2 लाख रुपए. तो शायद तुम उस टीवी पे ना देखो, तुम पूरा सिनेमा हॉल ही, थिएटर ही अपने घर में मंगा लोगे, बिकॉज योर इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड. तो इनकम से डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट और प्राइस से डिमांड का रिलेशन अपोजिट यानी इनवर्स. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. द फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ये सारे बड़े सिंपल से लॉजिक होते हैं यार. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिस भी गुड्स की ओर तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा उसकी डिमांड बेसिकली बढ़ जाएगी. जैसे अगर तुम्हें सपोज करो कि डैमेज जीन्स पसंद है तो डैमेज जीन्स की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. इफ यू प्रीफर मोटर बाइक्स, जो भी आजकल मॉडिफाइड बाइक्स आ रही हैं, तो अगर आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस उधर है तो आपका डिमांड उधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर. नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर का मतलब क्या है कि करंट, यानी कि सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ. एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर क्या है ये, कि अगर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो करंट पीरियड में उसकी डिमांड पे क्या असर होगा, इसी को कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर. मतलब यार अगर तुम पेट्रोल पे एग्जांपल लो, सपोज करो कि पेट्रोल का प्राइस एक हफ्ते बाद इंक्रीज होने वाला है. मतलब सपोज करो यार, अगर मैं अपवाद सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आज मान लो 80 रुपये पेट्रोल है और एक हफ्ते बाद, ठीक है, मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कहर बरसाया कि 800 रुपये पेट्रोल हो गया. तो मैं भी यार, मेरे जैसे गरीब लोग क्या करेंगे कि अपने घर की टंकी लेके ही चले जाएंगे कि इसी में पेट्रोल ला के दे दो. बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने से करंट पीरियड में सर आपकी डिमांड अगर चेंज हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर. एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं इस पे बात करूं आपसे,
तो सपोज करो कि सब्जी मंडी में तुम्हें पता चल जाएगा कि प्याज अगले 1 हफ्ते में सस्ता होने वाली है, तो नहीं लेंगे प्याज यार, अभी खा लेंगे एक हफ्ता बिना प्याज की सब्जी के, है कि नहीं। तो फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने की वजह से करंट पीरियड में क्या डिमांड होती है, यही ये पॉइंट बताता है। नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। बड़े सिंपल सी बात है यार, जिस तरह का जहाँ जैसा मौसम सीजन होगा उस तरह से वहाँ वैसी डिमांड करेंगे। ठंडी की सीज़न आएगी तो कश्मीर वाला कोट पहनेंगे, गर्मी की सीज़न आएगा तो टी शर्ट्स की डिमांड बेसिकली इंक्रीज करेगी। पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इफ समवेयर इन सम प्लेस इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पॉपुलेशन। अगर वुमेन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी डिमांड्स, टॉयज़ की, उनके कपड़े की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर मेन या ओल्ड पर्सन ज़्यादा हैं तो उनसे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड उस पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा होगी। एंड लास्ट इज इन दिस केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अगर मैं अपनी कंट्री इंडिया पे बात करूं तो सपोज इन इंडिया देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी और देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। सपोज ए अर्न्स 10,000 rupees per month, B earns 12,000 rupees per month and C earns 1 lakh rupee per month. Okay, now what will happen to their demand curve? इनकी डिमांड कर्व पे क्या असर होगा? That A और B ऑलमोस्ट इक्वल डिमांड करेंगे लेकिन C की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सी की भी इनकम 12,000 13,000 इनके ही बराबर होती तो ये तीनों ही क्या है, लगभग एक समान ही डिमांड करते। तो जिस भी जगह पे या जिस भी स्टेट में या जिस भी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल है तो वहाँ पे डिमांड अच्छी होगी और इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। बट इन एनी कंट्री इफ देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वहाँ पे गुड्स की डिमांड इक्वल नहीं होगी। इट विल फ्लक्चुएट, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे बेटा जो डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं। पहला हमने पढ़ा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जो ये बताता है कि उस प्राइस का उस डिमांड से रिलेशन क्या है, अपोजिट है। सेकंड, रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। सपोज करो यार कि इनकम अगर एकदम 2,000-3,000 रुपए पर मंथ है तो ब्लैक एंड व्हाइट या रेडियो पे ही काम चलाना पड़ेगा, इनकम कहाँ है। फोर्थ, जैसा जहां जिसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस तरह वहां के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। फिफ्थ वन वाज सीजन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, बताया तुम्हें डेप्थ में। सिक्स्थ इज सीजन एंड वेदर। सेवंथ इज पॉपुलेशन एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की तो देयर इज अ इक्वल प्रपोर्शन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड services. So that was it guys for this video. We'll meet soon for another video. This was an just a introductory part of demand and we'll discuss it. So if you like the video, please hit the like button, comment and do share with your friends and family. Thank you very much from Azad Classes.